Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of producers equilibrium. So this is a new chapter which are we going to start today. In this chapter, we will discuss what is producer equilibrium and how it is determined. So the basic purpose behind this chapter is that कि हम पिछले कुछ टाइम से जितने भी chapters कर रहे हैं they are all related with the producer. Like अगर हम starting वाले chapters की बात करें when we talk about the consumer equilibrium or we talk about the law of demand or elasticity of demand, so all these three chapters are related with the consumer because we are dealing with the consumer's equilibrium, we are dealing with the demand, and who will do the demand? It's a consumer. And elasticity of demand is also related with the consumer. So these three chapters are related with the consumer. After that we start chapters which are related with the producer, like the production function. अब कौन production करेगा? Producer. Who will bear the cost? Producer. Who will earn the revenue? Producer. Who will done the supply? Producer. So अगर हम production function की बात करें, supply की बात करें, cost की बात करें, revenue की बात करें, तो ये सारी चीजें किसको होंगी? ये सारी चीजें जो हैं वो producer को होंगी. So ये जो chapters हमने discuss किए, they all related with the producer. Now in the end we are going to discuss the producer behavior. सो अब प्रोड्यूसर जो है अब ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? तो इसलिए कर रहा है सो दैट ही वांट्स टू बी इन द पोजीशन ऑफ equilibrium. So that's why our chapter name is producers equilibrium. So we start our chapter producers equilibrium. तो हम हमेशा जैसे भी करते रहे हम इसको वैसे ही जो है वो स्टार्ट करेंगे. हर चीज को हम उसके नाम से जो है वो समझते हैं, तो आज इसको भी इसके नाम से ही समझेंगे. सो अगर हम चैप्टर का नाम देखें तो वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. ओके, सो हम इसके दो पार्ट्स कर देते हैं, प्रोड्यूसर अलग कर देते हैं और इक्विलिब्रियम अलग कर देते हैं. यानी पहले हम प्रोड्यूसर का मीनिंग करेंगे, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम का मीनिंग करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे सो दैट वी कैन गेट अ comprehension और comprehending meaning. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर की कि हु इज अ प्रोड्यूसर. हम आमतौर पे जब प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो मैंने ये आपको ऑलरेडी कराया था जब हमने बात की थी प्रोडक्शन फंक्शन की. तो मैंने कहा था हम आमतौर पे ये सोच के चलते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा जो ना बहुत बड़ी फैक्ट्रीज चला रहा होगा, हाँ, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, तो वो प्रोड्यूसर होता है. नो, प्रोड्यूसर का मतलब कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर ये नहीं होता. प्रोड्यूसर जो है वो एक्चुअली है क्या? देखो, प्रोड्यूसर का काम है एक ऐसा पर्सन होना कि जो क्या करे, जो प्रोड्यूस करे. अब प्रोड्यूस क्या हो सकता है? जब हम दिमाग में लाते हैं ना कि प्रोड्यूस क्या हो सकता है तो हम कहेंगे अच्छा गुड्स बनाता होगा. गलत. प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, ऐसे सारे लोग होते हैं जो गुड्स भी बनाते हैं एंड सर्विसेज भी बनाता है. क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ गुड्स की नहीं होती, प्रोडक्शन जो है वो सर्विसेज की भी होती है. तो प्रोड्यूसर जो है वो एक इंडिविजुअल हो सकता है. प्रोड्यूसर जो है वो अपने आप के अंदर एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, लाइक योर स्कूल इज आल्सो प्रोड्यूसर. क्यों? क्योंकि आपका स्कूल जो है वो क्या कर रहा है, वो भी प्रोडक्शन कर रहा है. किस बात की? सर्विसेज की. जब आपका स्कूल आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. सो अगर आप उनकी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर द कंज्यूमर्स, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो स्कूल क्या कर रहा है फिर? उसको वो प्रोड्यूस कर रहा है. एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, अगर आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा है? मैं अपनी सर्विसेज जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा हूं और आप अपनी मेरी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं. सो प्रोड्यूसर जो है एक सिंगल पर्सन हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करते हैं? पहली बात तो ये कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. कुछ ऐसे होंगे जो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. भी एक प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स भी प्रोड्यूस करता है और वो सर्विसेज भी प्रोड्यूस करता है. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. ओके, तो अब क्या है, जब एक प्रोड्यूसर ने ये प्रोडक्शन करनी है,
सो प्रोड्यूसर का मेन काम क्या है? प्रोडक्शन करना। अब प्रोडक्शन करने पे आ जाऊं, अगर मैं आपके घर की एग्जांपल लूं तो मैं बोलूंगा आपके मम्मा है। योर ममा इज ऑल्सो प्रोड्यूसर, बिकॉज अब वो क्या करते हैं, आपके मम्मा जो आपके लिए खाना बनाते हैं तो वो भी प्रोडक्शन है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। मान लीजिए उन्होंने सब्जी बनानी है, तो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो उनको जो है उसके लिए अनियंस चाहिए होंगे, टमाटोज चाहिए होंगे, और उसके लिए उनको रेड चिली और द ब्लैक पेपर और द सॉल्ट, और जो भी उन्होंने वेजिटेबल बनानी है तो ये सारी चीजें उनको चाहिए होंगी। तो वो इन सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके और आपके लिए वेजिटेबल जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। तो योर ममा इज ऑल्सो प्रोड्यूसर। जब आपके लिए वो चाय बनाते हैं तो क्या होता है, चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो थोड़ा सा पानी लेंगे, पानी लेके उसको वो गर्म करेंगे, गर्म करके फिर उसमें वो टी लीव्स डालेंगे, उसके बाद उसमें शुगर ऐड करेंगे, उसमें मिल्क ऐड करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, बॉईल करके द टी इज रेडी फॉर यू। सो अब क्या हुआ, जब उन्होंने वेजिटेबल बनाई तो वेजिटेबल बनाने के लिए अब उसमें उन्होंने कुछ और चीजें यूज की। अब ये तो है नहीं कि आपके लिए जब चाय बनाएंगे तो उसके अंदर वो रेड चिली डाल देंगे या उसमें वो सॉल्ट डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होना। अब ये भी नहीं है कि जब सब्जी बनाएंगे, सब्जी बनाने के टाइम पे बीच में वो दूध डाल देंगे या उसमें चाय पत्ती डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि डिफरेंट गुड्स जो होती हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट तरीके से होती है। जो वेजिटेबल है वो डिफरेंट तरीके से बनेगी, जो चाय है वो डिफरेंट तरीके से बनेगी, शेक जो है वो डिफरेंट तरीके से बनेगा, चपातियां डिफरेंट तरीके से बनेंगी। सो हर एक जो कम्युनिटी है उसकी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, वो अलग अलग होगी। सो प्रोडक्शन जो है, पहली बात तो ये कि अब अगर प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए होंगे एज अ प्रोड्यूसर, उसको बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारी चीजें हैं जो हमें प्रोडक्शन करने के अंदर हेल्प करते हैं। हम आमतौर पे मान के चलते हैं कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो कि हैं लैंड है, नंबर 2 लेबर है, नंबर 3 कैपिटल है, और नंबर 4 क्या है, एंटरप्रेन्योर है। So land, labor, capital, entrepreneur, these are the 4 factors of production। and और हमें क्या चाहिए होता है, इसके अलावा हमें प्रोडक्शन करने के लिए कुछ नॉन फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है। नॉन फैक्टर्स के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, वी इंक्लूड द रॉ मटेरियल, हम उसके रॉ मटेरियल यूज करते हैं। सो एक प्रोड्यूसर क्या करता है, वो क्या करेगा, जिस जो लैंडलॉर्ड है उससे लैंड ले लेगा, जो लेबरर है उससे उसकी लेबर ले लेगा, जो कैपिटलिस्ट है उससे वो उसकी कैपिटल ले लेगा, कुछ एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ रॉ मटेरियल परचेज कर लेगा और इससे वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कराएगा। अब हम ऑलरेडी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, सो प्रोडक्शन अपने आप के अंदर क्या है, एक प्रोसेस है। ये नहीं है कि प्रोडक्शन एक ही टाइम पे हो जाएगी। प्रोडक्शन जो है वो अपने आप के अंदर एक प्रोसेस उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमें वन बाय वन जो है वो जाना पड़ेगा। हम हैपहैज़र्ड वे के अंदर या उल्टे पुल्टे तरीके से जो है वो नहीं जा सकते। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि मान लीजिए कि आपके मम्मा ने चाय बनानी है, तो मैं चाय बनाने की प्रोसेस डिफाइन करने वाला हूं कि चाय कैसे बनेगी। तो क्या होगा, सबसे पहले आपके मम्मा जो हैं वो क्या करेंगे, चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर जो है वो शुगर डाल देंगे। शुगर डाल दिया, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, उसमें वो दूध डाल देंगे, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डाल देंगे, ठीक है, तो और उसके बाद उसको बॉईल कर लेंगे और पानी एंड में डाल लेंगे। कुछ बना, ऐसे चाय बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने चाय बनाने की जो प्रोसेस है हमने उसको फॉलो नहीं किया। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वाटर, वाटर के बाद टी लीव्स, टी लीव्स के बाद शुगर, शुगर के बाद मिल्क, मिल्क के बाद बॉइलिंग, बॉइलिंग के बाद सारा रेडी हो जाएगा, फिर आपके लिए चाय जो है वो रेडी हो जाएगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेप बाय स्टेप वे के अंदर जाना पड़ेगा इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द टी। सो प्रोडक्शन जो है वो क्या है, सबसे पहली बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि प्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है।
उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, उस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज होते हैं। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कुछ नॉन फैक्टर यूज होंगे लाइक द रॉ मटेरियल, और इनसे क्या होगा, कमोडिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। सो प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर एक ऐसा इंडिविजुअल है, प्रोड्यूसर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कुछ भी हो सकता है। तो वो ऐसा सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन इज क्लियर टू यू। अब प्रोडक्शन अगर क्लियर होगा, ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। अब अगर प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन की तो अब क्या होगा? अब हम कुछ नहीं करने वाले, जो हमने ऑलरेडी पिछले कुछ चैप्टर्स किए हैं हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसर है उसने क्या किया, प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन करने के लिए हमने अभी बात की कि उसने क्या किया, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स हैं उसने क्या किया, उसको यूज किया। ठीक है, फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स आर यूज्ड। अब अगर इनको यूज किया तो क्या होगा? अब जो फैक्टर्स आप प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके बदले में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जो लैंड होगा उसको रेंट देना पड़ेगा, जो लेबर होगी उसको वेजेस देने पड़ेंगे, जो कैपिटलिस्ट है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो बाकी बच गया, अगर बच गया, अगर, इसलिए मैं उसको लास्ट में डाल रहा हूं, अगर बच गया तो प्रॉफिट होंगे, ना बचा तो लॉस भी हो सकता है। सो क्या होगा, जो भी फैक्टर्स हैं उनको उनके बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब रेंट पे करना पड़ेगा, वेजेस पे करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। किसको? फैक्टर्स को। जो नॉन फैक्टर्स है, जिसमें मैंने अभी कहा कि रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, तो उसको जब मार्केट से परचेस करेंगे तो उसके बदले में भी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये सारी पेमेंट कौन करेगा? ये सारी पेमेंट प्रोड्यूसर करेगा। सो ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी उसकी कॉस्ट। तो हमने पहले प्रोडक्शन पढ़ा, प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स यूज करने पड़ेंगे, उसके ऊपर आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो हमने कॉस्ट वाला चैप्टर जो है बहुत डिटेल में कर लिया। उसमें हमने बता दिया कि जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कर रहे हैं कि आप लॉन्ग रन में कर रहे हैं। अगर तो आप शॉर्ट रन में कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ फैक्टर फिक्स होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे। अगर फैक्टर फिक्स है तो उनके ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट पड़ेगी, अगर फैक्टर वेरिएबल है तो उन पे वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, फिर वो हमने कहा कि ये टोटल कॉस्ट होती है, ये एवरेज कॉस्ट होती है, ये मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये शॉर्ट रन की कॉस्ट है, ये लॉन्ग रन की कॉस्ट है, ये प्राइवेट कॉस्ट है, ये सोशल कॉस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट है, ये रियल कॉस्ट है, ये मॉनेटरी कॉस्ट है, ये इकोनॉमिक कॉस्ट है। तो हमने सारी तरह की कॉस्ट जो है वो डिस्कस की इन द चैप्टर थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो आपने कॉस्ट उठा ली। अब कॉस्ट उठाई जब आपने, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया? प्रोड्यूसर कहता है मैंने प्रोडक्शन की, उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगाया, उसके बदले में उनको मैंने पेमेंट की, जो मेरी कॉस्ट है, अब मेरे पास जो है वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो मैंने प्रोड्यूस की थी विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स, दे आर रेडी। तो वो क्या करेगा, उनको मार्केट के अंदर फॉर सेल भेजेगा, जिसको हमने नाम दे दिया सप्लाई। तब सप्लाई हो गई, मार्केट में चीजें चली गई बिकने के लिए। अब जब मार्केट में चीजें बिकने के लिए गई तो क्या होगा, चीजें सेल होंगी। जब सेल होंगी तो उससे क्या होगा, उससे एक प्रोड्यूसर को मिलेगा रेवेन्यू। तो हमने रेवेन्यू भी देख लिया। ठीक, अब एक्चुअली जो प्रोड्यूसर है वो ये सारी प्रोसेस चला क्यों रहा है? वो पहले क्या करता है, फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स को यूज करता है, उससे प्रोडक्शन कराता है, उनके ऊपर कॉस्ट बियर करता है, फिर उन चीजों को मार्केट के अंदर वो सेल होने के लिए भेजता है, उससे वो पैसे कमाता है। तो ये सारा क्यों कर रहा है? उसका बेसिक पर्पस ये है कि जो रेवेन्यू उसको अर्न हो, जो रेवेन्यू वो कमाए, क्या होना चाहिए, जो उसने कॉस्ट बियर की थी। मतलब चाहे वो फिक्स कॉस्ट थी, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट थी, कुछ भी था, जो उसका रेवेन्यू होना चाहिए वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कि वो कहता है कि मुझे जो रेवेन्यू मिला, मतलब जो मुझे इनकम मिली, वो मिली 100 रुपीज की। जो मुझे इनके ऊपर कॉस्ट बियर करनी पड़ी वो पड़ी मान लो 80 रुपीज की।
तो कॉस्ट पड़ी 80 की, रेवेन्यू पड़ा 100 का, तो क्या हुआ? अब वो कहता है देखो जी मैंने जो फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स लगाए थे, ऑन दैट आई हैव टू बियर अ कॉस्ट ऑफ 80 रुपीज। पर जो उन्होंने मुझे चीजें बना के दी, जब मैंने उनको मार्केट के अंदर सेल किया, देन आई अर्न अ रेवेन्यू ऑफ 100। सो क्या हुआ? ये जो है इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 80, इट इज 20 विच आर द प्रॉफिट्स। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है एक प्रोड्यूसर का, वो होता है ये सारी की सारी प्रोडक्शन प्रोसेस चलाने के पीछे वो होता है किसी न किसी तरह से जो अपने प्रॉफिट्स हैं उनको क्या किया जाए, मैक्सिमम किया जाए। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक प्रोड्यूसर का वो क्या है, दैट द प्रॉफिट्स शुड बी मैक्सिमम। पर अभी मैं ये आधी चीज बोल रहा हूं, अभी पूरी चीज नहीं बोला, क्योंकि जब भी हम एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं उसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो मैंने अभी बता दिया कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है, एक और भी है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे उस चीज को। अभी क्योंकि मैं समझाऊंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। सो अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि जो प्रोड्यूसर है उसका अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है, वो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। वो ये चाहता है कि मेरे प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए किसी न किसी तरह से। मैं इस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगाऊं, इस तरह से नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगाऊं, सो दैट माय प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम। अब ये तो हुआ प्रोड्यूसर कि प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है तो उसके पीछे उसका मेन पर्पस क्या होता है। नाउ कम्स टू द अनदर वर्ड व्हिच इज द इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? हम ऑलरेडी जो इक्विलिब्रियम वर्ड है उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं इन द चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वहां पर हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात की थी, यहां पर हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम है, चाहे आप उसको प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप उसको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो इक्विलिब्रियम है उसका मीनिंग सेम रहेगा। तो इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप के अंदर एक पॉइंट होता है, एक। अब ये याद रखना, अब ये हम यूज करने वाले हैं इस चीज को, तभी मैं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम इज आल्सो डिफाइंड एज अ सिंगल पॉइंट। इक्विलिब्रियम कभी भी दो नहीं हो सकते, इक्विलिब्रियम हमेशा एक होगा। ठीक, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कहते हैं कि ऐसा पॉइंट होता है, इट्स अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से किसी भी तरह के चेंज की टेंडेंसी नहीं होती। मतलब अगर कोई पर्सन ये कहता है कि आई हैव अचीव्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ये कहना चाहता है कि मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां से मैं चेंज नहीं चाहता। मतलब मैं जहां पर हूं वहां पर मैं बेस्ट फील कर रहा हूं। क्योंकि सोचो, अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं अपनी प्रेजेंट पोजीशन से चेंज नहीं चाहता, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि उसको लग रहा है कि इससे बेस्ट पोजीशन मुझे मिल नहीं सकती। अगर मैं इससे आगे गया तो भी बुरा होऊंगा, अगर मैं इससे पीछे गया तो भी बुरा होऊंगा। तो जहां पर मैं प्रेजेंटली अभी हूं वो मेरी बेस्ट पोजीशन है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दैट पर्सन डू नॉट वांट एनी चेंज फ्रॉम दैट पॉइंट। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। पर अगर वो कहता है कि ना मुझे तो चेंज करना है, अगर मैं बोलूं कि एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज एन इकोनॉमिक्स लेक्चरर at Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. I am presently working as an economics lecturer. अगर मैं कहता हूं कि I don't want any change in my present position, I don't want to be the principal, I don't want to be upward in that upward direction, और downward तो वैसे मैं आना ही नहीं चाहूंगा। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं अपनी प्रेजेंट पोजीशन में चेंज नहीं चाहता, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि मैं अपनी प्रेजेंट पोजीशन से आई एम फुली सेटिस्फाइड, मैं चेंज नहीं चाहता, तो मैं कहूंगा कि मैं क्या हूं, मैं इक्विलिब्रियम में हूं। पर अगर मैं कहूंगी ना मैं तो अभी लेक्चरर हूं, मुझे अभी प्रिंसिपल बनना है, मुझे भी उसके ऊपर डीओ बनना है, फिर उसके ऊपर मुझे जाना है, तो फिर इसका मतलब कि मैं इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं हूं।
सो इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से किसी भी तरह का चेंज प्रेफर जो है वो नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि जिस भी पर्सन का इक्विलिब्रियम डील किया जा रहा है वो पर्सन अपने आप को एट द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन जो है अपने आप को वो फील करेगा और अपनी प्रेजेंट पोजीशन में कोई चेंज नहीं चाहेगा। सो अब हमने अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को इकट्ठा कर दिया, अब इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है कि अब इक्विलिब्रियम में कौन है? वो कहता है इक्विलिब्रियम में है प्रोड्यूसर, क्योंकि जो बीच में हमने लाइन लगाई थी इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं सीधा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। वो कहता है इक्विलिब्रियम में कौन है? कहता है इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर है, मतलब वो कहता है अब कौन अपनी प्रेजेंट पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता? वो कहता है प्रोड्यूसर। वो कहता है प्रोड्यूसर कहता है मैं जिस पॉइंट पे हूं मैं बेस्ट हूं, जिस पॉइंट पे मैं हूं एट दैट पॉइंट आई एम फीलिंग द बेस्ट, सो आई डोंट वांट एनी चेंज। सो अब सोचो कि एक प्रोड्यूसर कहता है कि मैं जितनी प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसके बाद मैं जितनी कम्युनिटीज मार्केट के अंदर सेल कर रहा हूं, आई डोंट वांट एनी चेंज इन दैट। मैं मान लीजिए कि मैं कहूं कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं इस तरह के मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूं और इस तरह के टोटल 200 मार्कर मैं बना के और मार्केट के अंदर भेज रहा हूं। तो टोटल प्रोडक्शन मैं कर रहा हूं 200 की। अगर मैंने टोटल प्रोडक्शन 200 की है तो उसके हिसाब से मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगाया होगा, नॉन फैक्टर्स को काम पे लगाया होगा। सो मैंने टोटल प्रोडक्शन कर ली 200 और उसको मार्केट में सेल कर दिया, उससे मुझे इनकम हो गई। तो मैं कहता हूं कि भैया आई डोंट वांट एनी चेंज। मतलब ना तो मैं 201 मार्कर बनाना चाहता, ना मैं 199 मार्कर बनाना चाहता, मैं तो 200 ही बनाऊंगा। सो आई विल बी इक्विलिब्रियम एट द प्रोडक्शन ऑफ 200 मार्कर्स। देन सो अब सोचो क्या हुआ। वो कहता है कि मैं अपनी प्रेजेंट पोजीशन में चेंज नहीं चाहता। प्रोड्यूसर कहता है मैं जितनी प्रोडक्शन कर रहा हूं उसमें कोई चेंज नहीं चाहता। तो कब होगा? अब आपके दिमाग में ना एक ही चीज आएगी, क्या? जब उसको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स कर रहा हूं। कि उसको लगेगा कि लेकिन मैं जितनी चीजें बना रहा हूं तो उससे क्या हो रहा है कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम हो रहे हैं। इससे ज्यादा प्रॉफिट तो मिल ही नहीं सकते। तो देखो वो अब दिमाग में यही बात आती है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होएगा? जब उसके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होते होंगे। मतलब वो ऐसी पॉइंट में होगा जहां से उसको ये लगेगा कि जितना मैं इसके ऊपर रेवेन्यू अर्न कर रहा हूं और जितनी मैं कॉस्ट बियर कर रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज मैक्सिमम विच इज प्रॉफिट। मेरे प्रॉफिट मैक्सिमम है, सो आई डोंट वांट एनी चेंज इन माय प्रेजेंट पोजीशन, दैट्स व्हाई आई एम इन इक्विलिब्रियम। यही दिमाग में आया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे उसके प्रॉफिट जो है वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं देन यू आर 50% करेक्ट। अभी आप 50% गलत है, और वो 50% क्या गलत है अभी डिस्कस करते हैं उस चीज को। पहली बात तो ये कि जब हम, चलो मैं आपकी बात ये मान भी लेता हूं कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है। सो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉफिट होते क्या। अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट का क्या मुश्किल है, आप ये देखो उसने कितने अर्न किया। नंबर 2, आप ये देखो उसने कितनी उसके ऊपर कॉस्ट बियर की, दोनों का डिफरेंस पता कर लो तो प्रॉफिट हो गए। नो, प्रॉफिट जो है एक्चुअली होते हैं दो तरह के। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हम ये कहते हैं कि वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है। बट मैं कहता हूं कि प्रॉफिट तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और एक होते हैं जिसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। अब आप कहोगे, अब बोलो, अब एक ग्रॉस प्रॉफिट्स है, एक नेट प्रॉफिट्स है। आपने कहा कि प्रोड्यूसर कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा? जहां पर वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट मैक्सिमम करेगा। तो मैं पूछूं कौन से, ये वाले प्रॉफिट मैक्सिमम करेगा कि ये वाले करेगा? वो ग्रॉस प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है कि नेट प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है? इसका मतलब जब हम ये कहते हैं कि वो अपने प्रॉफिट जब मैक्सिमम कर रहा होगा तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। हमें पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितनी तरह के होता है। सो प्रॉफिट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज अ ग्रॉस, अनदर वन इज अ नेट। अब हम यही देखेंगे कि जब हम ये कहते हैं ना कि वो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमम कर रहा होगा, तो हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं? हम इस प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं कि हम इस प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है?
ग्रॉस प्रॉफिट है कि जितना भी आपको टोटल रेवेन्यू हुआ, ठीक है, जितना भी आपको टोटल रेवेन्यू हुआ मतलब जितनी भी आपको टोटल इनकम हुई, उसमें से आपने अब क्या करना होता है, प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी होती है। बिलो जी 100 रुपए की इनकम हुई, वो हो गया हमारा रेवेन्यू, 80 रुपए की कॉस्ट पड़ी थी तो बीच में से माइनस कर दो। 100 रुपए की इनकम है, 80 रुपए की कॉस्ट थी तो 20 प्रॉफिट हो गए। तो मतलब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी है ना। बट जब हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की, हम टोटल रेवेन्यू में से जो माइनस करते हैं वो होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट आर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओनली द वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं करते। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक पर्सन ने कुछ सेल की और उसको टोटल रेवेन्यू हुआ 100 रुपए का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं उसकी टोटल कॉस्ट की, अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर हम शॉर्ट रन में है तो क्या है, टोटल कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो कहता है कि मेरी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज 10, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 70, इट मींस माय टोटल कॉस्ट इज 80। वो ये कह रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के टाइम पे हमने टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। मतलब अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 70, तो हम बीच में माइनस करेंगे 70, तो हम कहेंगे कि द टोटल प्रॉफिट्स और द ग्रॉस प्रॉफिट्स आर 30। क्लियर। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट जो है वो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है 80, तो मैं कहूंगा कि 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20। नाउ द ग्रॉस प्रॉफिट्स आर 30 एंड द नेट प्रॉफिट्स आर 20। हम जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसको एक तरीके से और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट्स आप क्या करो, सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ली। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करो, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो साथ में माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे उसमें से हमने क्या किया था, उसमें से हमने टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमने माइनस कर ली थी, पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने नहीं करी थी, है ना। तो क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के कितने के, अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट है आपके 30 के, देखो 30 निकाले ना। अब इसमें से हमने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं करी है ना। अगर मैं इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देता हूं जो कि 10 की है, तो मेरे नेट प्रॉफिट कितने आ जाएंगे 20 के। आपके सामने पड़ा। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि जब हम ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो वहां पर होता है जहां पर उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होते हैं ना। तो जो हमारे दिमाग में प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आता है ना, पता कौन सा आता है, वो नेट प्रॉफिट का आता है। क्योंकि हम जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं, हम हमेशा टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं। हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं करते। अब क्वेश्चन उठा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये फिर हम कैलकुलेट क्यों करते हैं। अगर हमारे लिए एक लेमन के लिए जो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड विद द नेट प्रॉफिट, जिसके अंदर हम टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करते हैं, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इसलिए आते हैं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में वो क्या कहता है, वो कहता है देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। जो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं अगर प्रोडक्शन करूं तो भी पड़ेगी, नहीं करूंगा तो भी पड़ेगी, कम करूंगा तो भी पड़ेगी, ज्यादा करूंगा तो भी पड़ेगी। ये तो वो कॉस्ट है जो मुझे बियर करनी ही है। तो जो बियर करनी है वो हमने याद करो, हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को एक नाम दिया था, हमने कहा था इट्स कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड मतलब हेड के ऊपर, ये आपके हेड के ऊपर से निकलेगी बिकॉज दे आर अनकंट्रोल्ड कॉस्ट। अनकंट्रोल्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि ये ऐसी कॉस्ट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ये ऐसी कॉस्ट है जो आपको बियर करनी ही पड़ेंगी, आप उससे बच नहीं सकते, आप उसको जो है वो छोड़ नहीं सकते। वो तो पड़ेंगी पड़ेंगी, वो कहता है वो तो पढ़नी पढ़नी है यार, उसको तो छोड़ो। तो क्या करो, ये देखो कि आपको वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसके हिसाब से अपने जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लो।
ठीक है, तो इसलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बिकॉज ऑफ द थिंकिंग, बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द प्रोड्यूसर कि वो सोचता है कि यार फिक्स कॉस्ट तो पढ़नी है, उसको तो छोड़ दो, वेरिएबल वेरिएबल देखो। नंबर 2, इसके पीछे एक और लॉजिक भी है, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे उस चीज की। पर याद रखना है, जब हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, मतलब जब हम कहेंगे कि लो जी इस पॉइंट पे आके, ये वो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, इस पे ऊपर जो मैं प्रॉफिट मैक्सिमम कराऊंगा, वो कौन से प्रॉफिट मैक्सिमम कराऊंगा, वो मैं नेट प्रॉफिट मैक्सिमम कराऊंगा, मैं ग्रॉस प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं कराऊंगा। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट where the producer is producing that much of output। ठीक, तो ध्यान से जरा हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे। क्या होगा, मैं अभी आधी डेफिनेशन लिखने वाला हूं, पूरी डेफिनेशन अभी नहीं लिखूंगा, तो आधी एक बार लिख लेते हैं। कहता है कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो क्या है, कहता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम हमेशा, where the producer is producing that much units of output, अब वो उतनी आउटपुट कर रहा है at which the difference between, अब डिफरेंस देखना है किसका, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। ध्यान से, अब जो मैंने कॉस्ट ली है वो मैंने टोटल कॉस्ट ली है, वो मैंने वेरिएबल कॉस्ट नहीं ली, देयर इज मैक्सिमम। अब डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट क्या होता है, दैट इज हिज नेट प्रॉफिट्स are maximum and he doesn't want any change from that point। क्योंकि हमने जो प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देनी है वो हमने दो डेफिनेशन देनी है, तो हमने अभी तक एक डेफिनेशन लिखी है, मैंने कहा दो डेफिनेशन दूंगा, अभी तो मैंने एक दी है जो आपके अकॉर्डिंगली है। आपके अकॉर्डिंगली था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जहां पर उसके जो प्रॉफिट हैं वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ठीक, तो मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट के हिसाब से डेफिनेशन बना दी कि लो जी अब इस पॉइंट पे उसके प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो सकता है, कि क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एक प्रोड्यूसर जो है इज प्रोड्यूसिंग दैट मच यूनिट ऑफ आउटपुट। That much unit of output means वो कहता है मैं 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं 20 कर रहा हूं, 30, 40, 50, 100 कुछ भी हो सकता है, तो उतने प्रोड्यूस करेगा जहां पर क्या हो सके, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। वेरिएबल नहीं लेना, अगर वेरिएबल लिया तो आप क्या होगा, आप ग्रॉस प्रॉफिट के चक्कर में फंस जाओगे। हमने जब प्रॉफिट मैक्सिमम कराने हैं तो हमने हमेशा नेट प्रॉफिट मैक्सिमम कराने हैं, विच इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी उसके जो नेट प्रॉफिट्स है, नेट प्रॉफिट वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। और जब उसको लगेगा कि मेरे नेट प्रॉफिट मैक्सिमम है तो क्या होगा, ही डजंट वांट एनी चेंज फ्रॉम दैट पॉइंट होएगा। अब बस, अब इस पॉइंट पे मेरे जो नेट प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमम हो रहे हैं, मैं इससे ज्यादा अब नहीं करना चाहता, मैं इससे कम भी नहीं करना चाहता। सो क्या होगा कि अब क्या है, मैं इस पॉइंट के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर हूं, तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, वो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है। तो मैंने अभी कहा ये जो डेफिनेशन है वो आधी डेफिनेशन है, पूरी नहीं है। जो अगली पूरी बाकी डेफिनेशन है, जो 50% अभी हमने इसमें नहीं लिखा, वो 50% हम अपने अगले लेक्चर में लिखेंगे, तब आप बात पूरी कर पाएंगे। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।